चलिए, तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा बेहद इंपॉर्टेंट और आज हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और आज हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो पढ़ेंगे उसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। आय का मतलब बिल्कुल पैसे के बारे में, जितना पैसा बांट देंगे कि समझ में नहीं आएगा। आज बस पैसा ही पैसा की चर्चा होने वाला है कि हमारा भारत कितना पैसा कमाता है, कितना सबको देता है, कितना क्या क्या करता है। तो ये हमारा होने वाला है सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। और जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए MBBI क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर वर्ष पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन शॉट क्लास मतलब कि एक क्लास पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आ गया है और इसको समझिए लेकिन ध्यान से, ठीक है। आय क्या है बाबू? आय लिखा हुआ है कि आय क्या है, या तो आय से आप क्या समझते हैं। ये कब पूछा गया है? तो 2014 में, 2014 में। तो हो ना हो इस बार पूछ सकता है। उतना दिन गैप किया है तो कभी ना कभी इस बार पूछ देगा। और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मात्र 2 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में? 2 नंबर में निश्चित है कि पूछेगा तो पूछेगा। तो समझते हैं कि आय किसे कहते हैं। तो आय का एकदम सीधा सीधा संबंध समझ लो कि जब हम कोई काम करते हैं, जो किसी भी काम को करने के प्रति हमको जो पैसा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। आय को हम लोग कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक आय होता है जो मजदूर प्राप्त करता है, और एक होता है डॉक्टर इंजीनियर प्राप्त होता है। एक शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। देखो, बैल मतलब एगो बचपन में कहावत सुने होंगे कि बैल बड़ा है कि बुद्धि बड़ा है। देखो, वो बैल कह रहा है बैल बड़ा है कि बुद्धि, तो बुद्धि बड़ा है। हम लोग का शरीर बैल ऐसा नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए बड़ा। आए सुन में, हमारा बुद्धि जितना बड़ा रहेगा उतना ही पैसा बेसी मिलेगा। और जितने तुम गेंडा हो जाओ, हाथी से खाई से चलित रहो, अब मत जाके राजमिस्त्री के साथ ईंटा धरा वाला काम करो। क्या रुपया मिलेगा दिहाड़ी? 300 रुपया। और कोई सुखल साखल लड़का एकदम है और दिमाग एकदम भरपेट रख ले है और इंजीनियर है, सोचो कितना पैसा मिलेगा, है कि नहीं है? तो हम लोग का दिमाग को बढ़ाना है, शरीर को नहीं। मतलब शरीर मेंटेनेंस में रहना चाहिए। तो यही शाब्दिक अर्थ होता है कि हमें किसी भी काम के बदले, अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके बदले में जो हमको आय की प्राप्ति होती है, आय का मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। जो भी आय की प्राप्ति होती है, जो भी पैसे की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आय कहते हैं। आय सुन में, आय का डिफरेंस समझ में आया? तो देखिए यहाँ क्या कहता है। यहाँ बाबू कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है। शारीरिक का मतलब बताओ तो देखो, ये कौची है? दिमाग से कर रहा है, शरीर से कर रहा है। ये कौची? बाबा प्रणाम दादा, प्रणाम कर लो जी। है, देखिए प्रणाम कर लो इनको। बताइए, ये हंसुआ दिखा रहे हैं, देखो जी देखो, ऐसे पढ़ोगे नहीं तो यही करोगे, है कि नहीं है? तो ये सब शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं। किस रूप से? शारीरिक रूप से। डॉक्टर हो गए, वो सब किस रूप से काम करते हैं? मानसिक। अब शारीरिक रूप से तो एक कस के भों को छोड़ी, वैसे नहीं ना, गत्ते गत्ते काटो, नस काटना है गत्ते गत्ते काटो, है कि नहीं है? वो सब मानसिक रूप से काम करते हैं। तो पता है किसका पूंजी सबसे ज़्यादा, किसको पैसा बेसी मिलेगा? जो मानसिक रूप से कार्य करता है उसे ही कहते हैं आय। देखो, कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले, किसी कार्य के बदले हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, मानसिक रूप से कि शारीरिक रूप से? मानसिक रूप से। यही हम किसान रहते, अभी बोझा बांधने जाते हैं तो किस काम से रहता? शारीरिक रूप से रहता। तो बताइए, हमारा वो फायदा करेगा बेसिक, ये फायदा करेगा, ये करेगा, है कि नहीं? इसमें तो हम आराम से अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं, खड़े रहते हैं, दो चार गो बोली बोलते हैं, एक दो गो लोरी सुनाते हैं, बस चल देते हैं, है कि नहीं है? ये हमारा मानसिक रूप से कार्य है कि नहीं है? चलिए, तो ये कहता है पारिश्रमिक मतलब होता है मिलता है। पारिश्रमिक का मतलब होता है पैसा, मतलब कि मेहनताना हक। हम कोई मेहनत किए ना बाबू, उसके बदले हमको जो मिला उसे क्या कहते हैं? पारिश्रमिक कहते हैं। उसे ही व्यक्ति की आय कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत ही ना? आय किसे कहेंगे मनीष? जब तुम फूल तोड़ता है और फूल तोड़ के बेचता है, उस फूल के बदले जो तुमको पैसा मिलता है उसे आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। कोई दिक्कत? हाय मत कहना जी, आय कहते हैं। कुछ आय कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया?
चलिए, तो इसमें देखिए आय के कई रूप हो सकते हैं, आय के कई रूप हो सकते हैं। हमको कई प्रकार के पैसा प्राप्त, कई प्रकार से पैसा प्राप्त हो सकता है। पहला होता है कि हम मजदूरी करके कर सकते हैं, है कि नहीं। देखिए विभिन्न प्रकार की बांटा गया है। भूमि का परिश्रम कुछ होता है लगान के रूप में। अगर मान के चलिए पहले क्या होता था, कर होता था। इतिहास से पढ़ा है ना, कर और टैक्स। तब भूमि से हमको क्या मिलता है, कर मिलता है। क्या मिलता है, कर। उसे लगान कहते हैं। क्या कहते हैं, लगान। अच्छा, भारत सरकार जो है, राष्ट्र है, वो सब जमीन से रोड चलता है, तो रोड आखिरकार खेत में है। तो पहले कोई से खेत खरीदा होगा और रोड बनाया होगा, उसके बाद जो रोड पर गाड़ी चलता है ना, उससे टैक्स वसूलता है, कर लगान लेता है। देखो टोल टैक्स लगा हुआ है कि नहीं। उस सब जमीन पर बनाया गया था। तब ऐसा सुन में तो आपसे पूछेगा कि भूमि से जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, लगान के रूप में हमको प्राप्त होता है। ऐसा सुन में अगला कहता है श्रम का पारिश्रमिक, मतलब कि कोई मजदूरा है, मजदूर है, जिससे मनीष मजदूर है, ठीक है। म से मनीष, म से मजदूर, ठीक है। और इसको हम लोग किस रूप से कहेंगे, तो मजदूरी। इसको क्या कहेंगे कि भैया इसको फीस दे दो, डॉक्टरी के सुई दिया है, अरे कर मजदूरी दो, दिहाड़ी दो, है कि नहीं है। तो यही होता है। अगर ये कोई मान के चलो कि हमारे खेती कर रहा है, ये हमारे खेती कर रहा है, तो इससे हम क्या लेंगे, लगान लेंगे। क्या लेंगे, लगान। बटैया वाला बात सुने हो, बटैया। तो बटैया कुछ लगाने ना एक प्रकार के है, आधा तू रखो आधा हम रखेंगे, है कि नहीं है। लेकिन वो अलग प्रकार के लगान है। बटैया में क्या होता है कि आधा तू दाता हमरा, मतलब कि अगर मान के चलो कि 10 बीघा हमार है, तो उससे 5 बीघा के खुराकी तुम भी दो, रोपने, सोहने, कोड़ने, जोतने के लिए। तो देगा नहीं देगा। चलिए, अब कहता है बाबू कि पूंजी का पारिश्रमिक, मतलब पूंजी देते हो किस पे में, ब्याज। मान के चलो तुम 10,000 रुपये दे दिए हैं, पैंचा खा देंगे, ब्याज पर देंगे। आजकल कुछ पर चलता है, सूद पर, कुछ पर सूद पर, और वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के लेंगे, सूदों के सूद लेंगे। ऐसा में तो बताइए जो हमारा पूंजी है, पूंजी मतलब पैसा, वो किस रूप में आता है, तो ब्याज के रूप में। किस रूप में, ब्याज के रूप में। अब 3 को खत्म हो गया है, तो 3 को बताइए भूमि से हमको किस प्रकार प्राप्त होता है, और श्रम से मजदूरी। श्रम मतलब मेहनत, ये सब बेचारा श्रम में ना कर रहा है, तो क्या मजदूरी से, और उसके बाद पूंजी ब्याज के रूप में। अब कहता बाबू कुछ ही है व्यवस्थापक क्या परिश्रम, मतलब कि वेतन। व्यवस्थापक का मतलब के है जी, हाँ, हम कोई कंपनी खोल दिए हैं, बहुत बड़ा व्यवसाय खोल दिए हैं, तो तुम लोग अगर हमारा यहाँ वर्कर है, तो हम तुम लोग को क्या देंगे बताइए, वेतन ही तो देंगे। क्या देंगे हम लोग, वेतन देंगे। ऐसा तो ना कि अपन आधा पार्टनर ही बना देंगे, तुम लोग को वेतन देंगे। लो भैया 10,000 तुम्हारा वेतन है, 8,000 रखो, है कि नहीं है। 2,000 अगला बार ले लेना, 2,000 अगला बार ले लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए अगला कहता है एवं उद्यमी, मतलब कि मालिक। क्या, मालिक। अच्छा ये बताओ, मान के चलो कि कोई हम बड़का बिजनेस खोल दिए हैं, ठीक है, और उसमें कभी हमको घाटा भी हो सकता है, कभी भी फायदा भी। तो उसमें हमको 2 तरह से पैसा प्राप्त हो सकता है, या तो घाटा के रूप में, तो घाटा तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ना जी, और फायदा का मतलब ढेर मानी, छप्पर फाड़ के एकदम, है कि नहीं है। तो मतलब कि हमको इसमें 2 तरह से, या तो लाभ के रूप में, या तो के हानि के रूप में प्रकट हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो आय किसे कहते हैं मनीष, व्हाट इज इनकम। आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं, जिसका दिन कम होता है उसका इनकम ज़्यादा रहता है। बोलो, ठीक है, आय कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हम जो काम करते हैं उस काम के बदले हमको जो आदमी पैसा देता है उसे क्या कहेंगे, आय कहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, पूछा जाता है, इनसे भी पूछ लो, पूछा जाता है ना जी, हाँ देखो पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो निकलते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए एक हमारा व्यक्ति है जिसका नाम है कोची रेगनर नक्स, रेगनर नक्स। ये जानते हो गरीबी के बारे में एकदम विस्तार से बोले हैं, एकदम गरीबी के बारे में विस्तार से ये बोले हैं ना कि गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। गरीब के घर पे शिक्षा का अज्ञानता है। अच्छा मान के चलो जिसके खाने का पैसा नहीं, वो पढ़ा सकता आदमी के नहीं, लेकिन आजकल के ज़माना में है कि माँ बाप अनपढ़ रहे लेकिन बेटा बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, है कि नहीं है। यही इनका कथन है, देखो पढ़ते हैं एकदम विस्तार से। ये कहते हैं बाबू कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है।
गलत है कि सही है? सही है। जो व्यक्ति गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है ये नहीं है, जो है उसी में से खर्चा होते जा रहा है। तो गरीबी ही गरीब को क्या करता है? जन्म देता है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ बबुआ कि किसने कहा था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है? ये आपको लाइन याद रखना बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। इसमें एक दो और लाइन है जो आपको याद रखना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ देता है छाट के कि बताओ कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, किसने कहा था? रेगनर मार्क्स ने। यह कथन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, बाबू देखो अर्थशास्त्री किसका है? रेगनर मार्क्स ने गरीबी के कुचक्र, कुचक्र मतलब होता है परेशानी, मतलब विस्तार से उसके बारे में बताए हैं कि क्या आपत्ति है। कहते हैं कि रूप में व्यक्त किया है जिसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी है। देखो कितना अच्छी बात बोलते हैं, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें क्या है? गरीबी है। गरीबी है तब ना हम लोग गरीब हैं जी। अगर हमारे पास अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि उसके पास अमीरी है, मतलब पैसा है। जैसे मनीष हो गया, गरीब है कि नहीं है? अमीर है, अमीर है, गरीब है। तो इन्हें आओ आओ एक गरीब, आइए दोस्तों हम आपको एक बच्चों एक गरीब व्यक्ति से मिलाते हैं। अब हम आपको, आओ इधर तुम मिडिल क्लास नहीं है, तुम आओ ना दिखाते हैं। अरे तुम इधर आओ। ये बोल रहा है कि हम गरीब हैं, हम साबित कर सकते हैं कि गरीब है कि नहीं है। चल इधर आओ। अरे इधर आओ, इधर आओ। चलिए अब इस व्यक्ति को हम लोग इधर आओ। चलिए देखिए यहाँ पे खड़ी हुई है, आप इसको जानते होंगे, कहीं भी मिले तो दो 3 रुपये। ऐसे रहो, ऐसे रहो ना, ऐसे रहो। देखो शांति से शांति से शांति से, 1 मिनट ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। हाँ देखिए यही लड़का है, ये कहता है अपने आप को कि हम गरीब हैं, ठीक है। लेकिन गरीबी क्या कहता है कि जिसके पास खाने का खर्चा और रहने के लिए छत ना हो। इसके पास 3 तला मकान है, ठीक है, 3 मंजिला मकान है, प्लस में जैकेट देख रहे हो, जारा के जैकेट है, ठीक है। उसके बाद हाथ निकालो, हाथ में चांदी के कड़ा है। उसके बाद मोबाइल दिखाओ, मोबाइल, अरे मोबाइल दिखा दो। देखो कितना बड़ा मोबाइल है, पोको के सेट ले ले है। अभी किस, अरे तो ओने को ताक रहा, इधर ताको। मोफलर देखो, मोफलर, नीचे जैकेट, नीचे देखो फुल पैंट। ये तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा में कट जाएगा। सोचिए सोचिए सोचिए, अगर ऐसा ऐसा, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, अरे तुम इधर आओ पहले। देखिए अगर ऐसा ऐसा व्यक्ति अपने आप को गरीब कहे तो गरीब अपने आप को क्या कहेगा बताइए? मीडियम क्लास है, अच्छा मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है। बेइज्जती उसका होता है जिसका इज्जत होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। आखिरकार पैसा किसका भुलाता है? जिसके पैकेट में पैसा रहता है, और इसके पास ना पैसा है ना इज्जत है, तो क्या होगा? कुछ नहीं। चलिए समझ में आ गया तक? इतना मनोरंजन होना चाहिए। अगला बार पता ना कौन आ सकते हो चारों में से है कि नहीं हो। चलो तो देखिए ये एक और आप कथन याद रखिएगा, किसने कहा था कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसके पास गरीबी है? किसने कहा था? कहते हैं कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसके पास क्या है? गरीबी है। गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अच्छी बताओ, कोई आदमी गरीब रहता है, वो ज़्यादा क्या करेगा? भाटा पर काम करेगा, मजदूरी करेगा, दिहाड़ी करेगा। उसको 1 लाख रुपया सैलरी कोई देगा नहीं, मतलब पैसा उसका आय क्या रहेगा? कम ही रहेगा। आय सुन में। और देखो मान के तो कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ऑफिस में जाकर के बैठ रहा है, 80,000 90,000 सैलरी मिल रहा है, हालांकि काम कुछ नहीं कर रहा है, आराम से खाली इसी से कर रहा है। हाँ ले साइन कर दे, लाओ 80,000 महीना दो। लेकिन वो बेचारा रौदे बतासे धूपे क्या है, सब काम कर रहा है। लेकिन देखो किसी ने सही कहा है कि आप बचपन में मेहनत कीजिएगा तो बुढ़ापे में राज कीजिएगा, और बचपन में राज कीजिएगा ना तो बुढ़ापे में वही होगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब तुम लोग के ऊपर डिसाइड करता है कि तुम्हारा बचपन मेहनत के साथ गुजरता है या मौज मस्ती के साथ, या लाल पियर के हरियर के फिर में गुजरता है कि नहीं? तुम लोग के ऊपर डिसाइड करता है। आज सुन में, अगर तुम लोग चाहोगे तो अपना बचपना सुधार सकते हो या तो अपना बिगाड़ सकते हो, ठीक है। जैसे मनीष है तो मनीष पूरा सुधारे में लगल है।
और दूसरी, हाँ, और दूसरी तरफ बिगाड़ू के फेर में लगल है। चलिए देखिए, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश, देखो अक्सर तुम लोग सुने होगे ना कि जिसके यहाँ पढ़ा लिखल कम रहता है ना, उसके यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं है। हम देखो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहते हैं उनका एक नारा होता है, हम दो हमारे दो, ठीक है। और जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है उनका नारा क्या होता है, हम दो हमारे होने दो। आज सुन में, हमारा होने दो, जहाँ तक न रुक पाए। आज सुन में, तो अगर शिक्षा नहीं है तो क्या पता चलेगा कि शिक्षा ना हो रहने के कारण, मान के चलो कि हमारा 2 बीघा खेते हैं, ओकरा में 10 गो लड़का नंबर है, तो पता ये कितना पड़ेगा, क्या करेगा, सब भूखमरी का शिकार हो कि ना होगा, कुछ पड़ेगा उस सबके, नहीं पड़ेगा। अगर कम ज़मीन है तो कम बच्चों रखो, क्या दिक्कत है, लेकिन उसके लिए पढ़ा लिखल चाहिए। ज़्यादा ज़मीन फिर भी नहीं करो, का जरूर लगल है कि नहीं है। अगर कोई के यहाँ 60 बीघा है तो 60 को कर लेवे, गधा आदमी। क्योंकि फिर भी लगल है। चाहिए नहीं, अरे बोलो। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अधिक होता है, देखो पैदाइश मतलब कि जन्म अधिक होता है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। सोचो, मान के चलो कि हम 300 रुपये दिन के कमा रहे दिहाड़ी, हमारा 4 गो बाल बच्चा है, हम क्या पाल लेंगे, क्या पोसेंगे, क्या उस सबके शादी ब्याह के लिए पैसा जमा करेंगे, क्या कुछ घर बनाएंगे, खेत लेंगे, क्या करेंगे हम 300 में कुछ कर पाएंगे नहीं। तो इसीलिए एक दिन से खाओ, एक दिन से कमाओ, एक दिन से खाओ, एक दिन से कमाओ, कुछ होने वाली बात नहीं है। चलो, गरीबी का यह कुचक्र लगातार चलता रहता है, जिसका मतलब यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। क्या हम लोग रेगनर के नर्क्स के द्वारा हम लोग समझ गए, इनका कथन समझ गए। कितना प्यारी प्यारी बात बोले हैं जी, एकदम अच्छा बात बोले हैं। आप पढ़ लिख करके ज्ञान, मतलब कि पढ़ लिख करके आप नॉलेज इतना गेन कीजिए बहुत ज़्यादा, और हम दे हमारे दो, यही नारा पे आप लोग अव्वल कीजिए। आज सुन में इन्हें कि आप लोग भी कहना, हम पढ़े हैं हमरा भूल जाओ, हम दो हमारे होने दो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि रेगनर नर्क्स कि क्या क्या अभिकांक्षाएं थी, मतलब क्या क्या कहना चाहते थे वो, तो लिख दीजिएगा। इसका एक आगे प्रश्न है, इसके आगे एक आपको ये वाला प्रश्न मिलेगा। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं बाबू, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। देख लो यहाँ, देख लो 24-25, देख लो, ये कोई ज़रूरी ना है कि नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये पूछेगा भी बाबू तो 2 नंबर में, कितना में 2 नंबर में पूछने वाला है। तो देखो अब कहता है, आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध स्थापित कीजिए। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित कीजिए। हम कहेंगे कि आय और गरीबी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि उल्टा है। जिसके यहाँ आय ज़्यादा है उसका गरीबी कम है, और जिसका आय कम है उसका गरीबी ज़्यादा है। बस यही तो है, बस यही स्थापित आपको करना है, और एक दूसरे के एकदम फलस्वरूप है, एकदम चलते रहता है साथ साथ। ऐसा में देखिए, कहता है कि आय का गरीबी के साथ काफ़ी गहरा संबंध है। ऐसा मैंने काफ़ी गहरा मतलब मनीष समझ ही रहा होगा। किस साल के गहरा था, किस साल के? अरे उसको तो कोई नहीं पूछेगा, तो हमको पता है। ब्लैकबेरी को कोई पूछता है जी? सब चॉकलेट बॉय पूछता है। हमने सब ब्लैकबेरी और चॉकलेट बेरी। अमीर भी है, रहीस, एक गाना गाता है अपने लिए, ये रहीसी है खानदानी, है ना। चलो, तो कहता है बाबू, देखिए श्यामा जी है, कहता है आय का गरीबी के साथ काफ़ी गहरा संबंध है। आय के कम रहने के, देखिए आय के कम रहने पर बचत कम होती है। सही बात है कि गलत बात है? अगर हम 300 रुपये कमा रहे हैं एक दिन के, हमारा यहाँ 4 गो खाए वाला है, एगो हमारे पत्नियों है, क्या क्या करेंगे हम? महीना में दिन के मात्र 20-50-100 रुपये कम बचा सकते हैं, 100 रुपया बचा सकते हैं। तो आजकल के जनरेशन में 100 रुपया कोई महत्व है? नहीं है। मान के चलो ना कि कोई तुम रिश्तेदार के यहाँ जाओगे ना, ले बाबू 100 रुपये लो, चॉकलेट खा लेना, 100 रुपया इसी दे देता है। सोचिए,
अब पहले लो बाबू 2 रुपये लो चॉकलेट खा लेना, उतने में खुश। हमने के मिलता था सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो 2-2 4 रुपये मिलता था। कड़कड़ी बिकता था, कड़कड़ी मीठा वाला बना रहता है, लंबे लंबे बड़ी पैसा जोगा कर रखे रहते थे कि एक ईजा पर रखते थे ऊपरला वाला में कि कोई ले न लेवे और गिर न जाए कन्हू से, ऐसे में। तो सोचो आजकल 100 रुपये कोई महत्व है? कुछ नहीं है। 100 रुपये से किसी का दुनिया चलने वाला है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए मतलब कि आय के कम रहने पर बचत भी क्या होती है? कम होती है। याद रहेगा नहीं सब? ठीक है, ये सब एकदम यही याद कर लेना है। ठीक है, कहता है जिससे पूंजी कम हो जाती है। पूंजी कम होगा कि नहीं होगा? एकदम हो जाएगा। कहता है कम पूंजी के कारण निवेश कम हो जाता है। अगर ये बताओ हमारे पास पैसे नहीं रहेगा तो हम एक जगह से दूसरे जगह अपन ज़मीन उठा सकते हैं? नहीं। उसके लिए चाहिए 20 लाख रुपए कट्ठा है रोड पर की ज़मीन, और 100 रुपये दिन के बचा रहे हैं। क्या होगा? क्या होगा? का कुछ नहीं होगा। अब हम ले तो चलेगा धान खेती, मतलब जहाँ धान उपजता है 2 लाख रुपये कट्ठा, तो 1 कट्ठा में कितने रुपये धान होगा? 1 कट्ठा में धान होने वाला है कुछ? हो कुछ नहीं। तो अगर 1 कट्ठा ज़मीन लेना है तो रोड पर लो, और 1 आध बीघा लेना तब लो धान खेती में जहाँ धान उन या फसल उपजते हैं। आज सुन में मान के चलो कि अगर हम 1 कट्ठा रोड पे ज़मीन लेते हैं मेन रोड पे, तो 10 न 15 लाख रुपए कोई नहीं रोकने वाला है। वो भी लोकल मार्केट की बात कर रहे हैं हम। आज सुन में हाँ। और यही तुम धन खेती लो, मतलब जहाँ धान उन उपजता है, तो वहाँ 1 कट्ठा में कुछ होने वाला है? अरे वहाँ 1 कट्ठा तो पानी लगा छोड़ देता है, लेकिन आदमी सब्जी उतना बड़ा बड़ा टोपरा में 1 कट्ठा को मायने हैं। वहाँ पर पानी डालता ना है, बोरिंग जैसे है, पानी डाला 1 कट्ठा जमीन कोड़ के निकल देता है। 1 कट्ठा में कुछ होता है? ट्रैक्टर बन लेके जाएगा, ट्रैक्टर घूमेगा हो, दूसरा कोई गाड़ी तोड़वा देगा, है कि नहीं? 1 कट्ठा खेत में मात्र इतनी सुन होगा जी, है कि नहीं? इतनी सुन इतना बड़ा ट्रैक्टर है, अब दूसरा कोई में आरी तोड़ देगा तो जाएगा कुछ हो? नहीं। तो लेना है तो इधर 1 आध बीघा लो। क्या है यार, समझ में नहीं आता। चलो साइलेंट रहो। समझ में आया बाबू? तो मतलब कि अगर आय कम है तो बचत भी कम होगी और पूंजी भी कम रहेगी। आय सुन में ना, आय के साथ गरीबी का हम लोग क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। कम पूंजी के कारण निवेश मतलब आप जानते हो कुछ होता है? निवेश का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान अपना जमीन लेना और बनाना। आय सुन में मतलब कि जमीन लेकर के वहाँ पर रहना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कम हो जाता है जिससे उत्पादन में कमी आती है। उत्पादन में कमी आने पर रोजगार कम हो जाता है, जिससे आय में कमी होती है और गरीबी बढ़ जाती है। ऐसा में तो कोई अगर पूछे चलते रास्ता में, इन्हें आओ, गरीबी और आय में क्या संबंध है? तो बोलना गरीबी और आय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, मतलब कि अपोजिट है, उल्टा है। जिसके यहाँ आय ज़्यादा है उसके यहाँ गरीबी कम है, और जिसके यहाँ आय कम है उसके यहाँ गरीबी ज़्यादा है। आय सुन में यहाँ आएगा, यहाँ पे आय क्या है बाबू? आय है, और यहाँ क्या है? गरीबी है। जिसके यहाँ गरीबी आय ज़्यादा है, गरीबी क्या रहेगा? कम रहेगा, और जिसके यहाँ आय कम है इसके यहाँ गरीबी ज़्यादा रहेगा। आय समझ में ना? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? याद हो जाएगा मनीष? कोले एनी प्रॉब्लम यहाँ होले? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर दे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, कौन बात का इंतजार कर रहा है जी? हाँ, अब कहता है बाबू गरीबी के दुष्चक्र धारणा की बताइए, मतलब कि गरीबी क्या है? अब देखो, अरे भैया, अरे आने वाला है 2025 में आने वाला है। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ पे कुछ और होगा। हमको लगा कि 2025 वाला पढ़ाई का दे दिया, हमको लग रहा है 2025 से पूछेगा इसलिए दे दिया है। ठीक है, देखिए किसका है, तो ही इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे वही बात जो आपकी आया था। मतलब कहते हैं गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए, गरीबी किस प्रकार से गरीबी को और तहस नहस कर रही है। तो कहता है गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। यह प्रसिद्ध कथन अर्थशास्त्री कुछ रेगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है, जिसका मतलब यह है कि गरीबी इसलिए गरीब है क्योंकि उसके में क्या है? गरीबी है। जो उसमें बताया था ना,
वही वाली यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है, सेम सेम है, लेकिन वहाँ पे कोई क्वेश्चन ना बना था, यहाँ पे क्वेश्चन बना करके दिए हैं। ठीक है, देखिए गरीबी है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक हो जाती है, जन्म मतलब कि अधिक हो जाती है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का यह कुचक्र लगातार चलता रहता है, जिसका मतलब यह है कि गरीबी ही गरीब को जन्म देती है। याद रहेगा ये सब, कोई दिक्कत? आपको इतना स्पीड में पढ़ लिए, अरे बाबू आप पहले ही ना पता है, वही बतिया यहाँ पे है। ठीक है, पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन बना के पेस्ट किए। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन में। चलो बाबू, अब हम लोग समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आ गया हमारा दादा भाई नौरोजी। चलिए प्रणाम कीजिए पहले दादा भाई नौरोजी के। कोई भी महान पुरुष आते हैं तो प्रणाम कीजिए सबसे पहले। ठीक है, करो ना जी प्रणाम जी। तुम्हारे अंदर संस्कार खत्म हो गया? अरे करो प्रणाम। अच्छा रईस ना है जी, गौतम तुम प्रणाम कर दो, ऐसे से करके, हाँ कर दो। ठीक है, चलो देखो, कहते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या बाबू? राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय या तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भी राष्ट्र में उत्पादित सेवाओं के मूल्य, मतलब कि वस्तु या तो सेवा के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सोचिए कैसे कहता है, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है उत्तर में, क्या है उत्तर, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं, यहाँ पे नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर एवं सेवाओं के अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सोचिए कैसे कहता है कि एक साल के अंदर में, एक साल के अंदर में पूरे भारत के अंदर, मान के चलो कि कोई रिक्शा वाला है, टेम्पू वाला है, ड्राइवर है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई दुकानदार है, लोहा बेचता है, संपापड़ी बेचता है, सब से टैक्स वसूल करके और भारत सरकार को जाता है। ये तो हो गया कोची वस्तु के मूल्य। जैसे में कोई इंजीनियर हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई टीचर हो गया, ये सब हो गया सेवा, है कि नहीं? हम लोग कुछ बेच रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। कुछ में सेवा क्षेत्र हमारा है ना, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग से भी टैक्स लिया जाएगा, बट हम लोग से भी टैक्स इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि हमारा जो संस्था है वो बहुत छोटा मात्रा में है। टैक्स के लिए एक निर्धारित वेतन चाहिए कि एक साल में आपका अगर 20 लाख रुपए का टर्नओवर है तो अब टैक्स आपसे कलेक्ट किया जाएगा, और नहीं तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। आए सुन में, यही हम लोग अपना चैनल बना लें, मतलब कि अपना ऐप बना लेंगे तो उस पर हमारा जीएसटी कटना शुरू हो जाएगा। आए सुन में, तो यही होता है कि एक साल के अंदर में वस्तु तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। याद रहेगा, याद रखो यार, याद रखो, कहना कुछ नहीं, बस कहना है कि एक साल के अंदर में जितना राष्ट्रीय कहते हैं। लेकिन किस्मत खराब है कि ई वाला बड़ी कम पूछता है। क्या करता है, बहुत कम पूछता है। पूछता है तो कौन पूछता है, ई वाला पूछता है। अच्छा बाबू, तुम लोग के दिमाग में चल रहा हो कि आखिरकार राष्ट्रीय आय जो है कब से लागू हुआ होगा, तो तुम लोग एक क्वेश्चन बताना हमको कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था? दास कैपिटल किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। और दास कैपिटल कब लिखा गया था? और ये लिखा गया है कब? 1868। ऐसे रिलेट करके पढ़ो, ये सब गधा ऐसे भुला गया, यही याद कर ले है। एग्जाम हमारे खत्म हो गए तो फिर तोनी के डंटा मारेंगे ना कि लाल हो रहेगा दम। बैठे से पहले सोचा कि कहाँ बैठे कि ना दुखाए। सबका तो भुला के कह रहा है कि मेजनी, मेजनी लिख दिया ना। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। देखिए आपके नीचे होंगे दादा भाई नौरोजी, यही हमारे हैं दादा भाई नौरोजी। प्रणाम क्या ना है? चलो छोड़ दो, हर बार यही करेंगे। तुम नहीं ना किया जी, करो जल्दी। हाँ ठीक है, इसी से कर दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए दास कैपिटल कब लिखा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब बताइए कि हमारा राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम कब लागू हुआ? 1800। हाँ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती
है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो देखो प्रति व्यक्ति आय मतलब बाबू 2013 में पूछा गया, 2015 में, 2019 में। तो कहानी पूछ देवे, संभावना बनता है कि नहीं? पूछ देगा तो अच्छी बात है ना। हर चैप्टर से अगर दो क्वेश्चन मिल गया, दो नंबर ही, वाह कितना अच्छा बात है जी। पूछ सकता है, हाँ हो सकता है, 2 4 6 हो सकता है, इसलिए सबको याद रखना। देखो बाबू प्रति व्यक्ति आय कोई भारी बात नहीं है, प्रति व्यक्ति आय कोई भारी बात नहीं है। उसमें बस आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि जितना भी राष्ट्रीय आय है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दो, राष्ट्रीय आय निकल जाता है। मतलब कि मान के चलो कि हमारा जो देश है भारत, उसमें एक साल में, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि 100 रुपया कमाता है पूरा भारत। क्या रुपया? 100 रुपया। क्या रुपया? 100 रुपया। अब भारत का क्षेत्रफल जानते हो कितना है? कितना है? तो 25 है। कितना है? 25 है। मान के चलो कि 25 है। कितना? 25 है। तो ये हमारा टोटल कितना था बाबू? राष्ट्रीय आय था। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय। और ये क्या है? देश की कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या क्या है? कुल जनसंख्या। आपसे पूछेगा फॉर्मूला ये सब बाबू देख लीजिएगा। तो देखिए राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो भागफल प्राप्त होता है वही प्रति व्यक्ति आय होता है। तो कितना आएगा बाबू? 25 चौका 100। तो प्रति व्यक्ति आय कितना आया? 4 रुपया आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही लिखा गया है। देखो कहता है कि उत्तर राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए तो कहता कि प्रति व्यक्ति आय का आंकलन निम्न फॉर्मूले द्वारा किया गया है। निम्न मतलब क्या होता है? नीचे। देखो देखो दिल है, देखो क्या है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। याद रहेगा? प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला मनीष बताएगा। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला बताओ। हाँ फॉर्मूला TN बराबर A + N - 1 × D। ठीक है? पहला पद घटाओ दूसरा पद। कौची है? क्या करें अब हम? बताओ सुमित। कुल जनसंख्या मतलब राष्ट्र की कुल जनसंख्या। शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। और एगो ठेपी लो चुल्लू पर पानी अटे वाला, नाक रगड़ के चल जाओ। जिंदा रस को फायदा है, अभी ना बताएं जी कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो राष्ट्र की कुल आय बटा राष्ट्र की कुल जनसंख्या को भागा देंगे और जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? कि हाँ ना है? तो फिर से बताओ फार्मूला तुम। राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या ना बाबू, राष्ट्रीय आय में अगर हम भारत के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं या किसी भी देश से, तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम लोग राष्ट्रीय नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? लिख दोगे? अब डिफिनेशन तुम लोग बताओ तो क्या हो सकता है राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन? जल्दी जल्दी बताइए। हम पूछे क्या है बाबू? राष्ट्रीय आय। तुम बता रहा है कुछ ही? बोलिए। हाँ हाँ। या कह सकते हो कि एक वर्ष के अंदर में किसी देश में एक वर्ष के अंदर में सेवाओं तथा वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और अगर आ जाए हमारा प्रति व्यक्ति आय तो डिफिनेशन बताएगा गौतम। प्रति व्यक्ति आय का डिफिनेशन बड़ी भारी है जी। नहीं कुछ याद हो गया? बस याद हो गया तब? अरे सोचो ना बाबू कि अगर मान के चलो कि समझ गया ना
चलो इतना हिंट ले लिया तब क्या चाहिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए ना जी, कहाँ रह गए आप। हाँ देखिए और समझिए, ये आपका 2015 में पूछा गया बाबू, 2015 में शायद पूछ देवे 5 नंबर के, इस बार 2025 में शायद पूछ देवे। कहने इसको लास्ट 5 अंक अच्छा पसंद होगा, लास्ट 5 अंक पसंद होगा, इसलिए 25 में कहने पूछ देवे। वो पूछे के नंबर में, 5 नंबर में, चुटकी बजाते याद हो जाएगा। बड़का दिख रहा है ना, याद बात कुछ नहीं करना है। देखो कहता है कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। कहता है बाबू कि अगर हमारा देश का प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा तो क्या राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, बढ़ेगा। सोचो, मान के चलो कि हमारा घर पे ये हमारा घर है, मतलब कि होम लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 4 भाई है। क्या भाई है? 4 भाई है। और एक मनीष के घरे है। ये किसका है? मनीष के घरे है। और इसके यहाँ भी 4 भाई है। क्या भाई है? 4 भाई। तो मान के चलो कि हम लोग जो चारों भाई हैं ना, हम लोग जो चारों भाई हैं, इसको कहेंगे हम लोग कि राष्ट्र की आय, इसको भी कहेंगे राष्ट्र की आय, और जो हम लोग देंगे उसे प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। तो सोचिए कि अगर हम यहाँ 10,000 रुपया हर महीना दे रहे हैं, ये भी भाई हमारा 10,000 दे रहा है, ये भी 10,000, आई भी 10,000, और इसके यहाँ एगो दे रहा है 15,000, एगो 2,000, एगो 1,000, एगो 500। तो बताओ किसका राष्ट्रीय आय बेसी होगा? हमारा यहाँ के बेसी होगा। एगो 15,000 दिया तो डरा गए हम लोग, अरे तेरी की 15,000 देता है जी। लेकिन देखिए हम लोग का एक निर्धारित है कि नहीं बाबू, निर्धारित है कि हम लोग को हर महीने हर साल 10,000 रुपये घर देना है। तो मतलब हमारा यहाँ 50 की 40,000, 40,000 आएगा। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000। इसके यहाँ जोड़ो तो 5, 15, 2, 17, 18, 18,500, 18,500। तो बताइए, यह मान के चलो कि हमारा हिंदुस्तान है, एच से मतलब हिंदुस्तान, और एम का मतलब हो गया, जानते हो कोची? मालदीव। क्या हो गया? मालदीव हो गया, ठीक है। तो बताइए बाबू किसका प्रति अंतर्राष्ट्रीय आय अधिक होगा, भारत के कि मालदीव के? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रति व्यक्ति आय अधिक है। क्या है? अधिक है। आय सुन में क्या है? अधिक है। अब तो उन्हीं के और बात बताते हैं। मान के चलो कि ऐसे तो हमारा हो रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ धकाधक जनसंख्या भी बढ़ रहा है। तो बताओ कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मान के चलो कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10,000 दे रहे हैं, एक आदमी बढ़ गया हमारा, 2 आदमी बढ़ गया, 3 आदमी बढ़ गया, ठीक है। हाँ, इस सब के बाल बच्चा 3 आदमी बढ़ गया, हम लोग आय भी बढ़ा दिए। कितना बढ़ाए? तो 12,000 कर दिए। कितना 12 कर दिए। कितना? 12 और 12। और अब कितना है? तो 1, 2, 3, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को मिल करके हम लोग 48,000 दे रहे हैं। ये नहीं दे रहा है ना, फिर भी इसका काउंटिंग होगा। नहीं दे रहा है फिर भी काउंटिंग होगा। ऐसा में प्रति व्यक्ति आय, मतलब सोचो प्रति व्यक्ति आय, हमारा भारत की जनसंख्या कितना है? 140 से 45 करोड़ है। तो क्या सब कमा ही रहा है? नहीं, लइकवनों को जो जोड़ा जाता है, सबके जनगणना के हिसाब से सबको जोड़ा जाता है, और उसी के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय पड़ता है। आय सुन में, तो मतलब देखिए अगर हमको प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ाना है तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना पड़ेगा, और जनसंख्या को नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे दो हमारे होने दो, तो इससे कभी हमारा कुछ भी नहीं होगा। जैसे मनीष अभी से कहता है हमारे 2, हमारे 3, हमारे होने दो। आय सुन में, चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। लेकिन समझ में आ गया यहाँ पे कि अगर हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। अगर हमारा राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है तो जनसंख्या को नियंत्रित रखना पड़ेगा। ये ना कि हम पहले 10,000 देते थे एक आदमी मिलके, अब हमारा 6 गो हो गया, हम 10,000 दे रहे हैं, तो बताओ कोई फायदा है? नहीं है। चलो तो देख कहता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को कुछ है निश्चित रूप से प्रभावित करती है। कैसे करती है? अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू बताए ना, एकदम करती है तो करती है। वस्तुतः राष्ट्रीय आय जो देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल आता है, उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ये पहले ही ना बताएं,
इसके पहला डिफिनेशन वही ना था। फिर कहता है कि अतः जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है जो राष्ट्र आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होना निश्चित है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया। चलिए अब कहता है कि परंतु यह तभी संभव है जब जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर से कम हो। मतलब कि हमारा जो है राष्ट्रीय आय तो गति एकदम बढ़ रहा है स्पीड में, और ओकरा से स्पीड में धकाधक जनसंख्या बढ़ रहा है एकदम। तो बताओ क्या होगा, कभी बढ़ेगा हमारा राष्ट्रीय आय? एक दिन हम लोग मान के चलो कि 20 के स्पीड में हम लोग 20 के स्पीड में राष्ट्रीय आय बढ़ा रहे हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। और हम लोग 60 के स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब कि जनसंख्या। तो बताओ हमारा जो 20 की स्पीड ऐसे ही चलेगा गते गते, और 60 वाला हुई है कि नहीं? ये कहेगा कि यही होता है, तो बढ़ाया क्यों चला था जब जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, है कि नहीं है? इसलिए राष्ट्रीय आय बढ़ाना है तो जनसंख्या को नियंत्रित रखना पड़ेगा। ये ना कि सबके मुआ ही दो, मुआना नहीं कर रहे, मारने के लिए नहीं बोल कि मार दो सबके बढ़ जाके केक। मतलब कि निश्चित रहने दीजिए। ये ना कि एगो फैमिली के 12 गो 13 गो रहे, ऐसे नहीं। एगो के 2 गो, हार्डली 2 गो 3 गो, है कि नहीं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज सुन में तो ये तभी हो सकता है जब महिलाएं शिक्षित रहेंगी, तब। पुरुष शिक्षित नहीं, वो सब शिक्षित अशिक्षित बात बराबर है। महिला को शिक्षित रहना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए समझ में आया? यहाँ तक समझा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है पूछ सकते हो बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, न तो हंसेगा तो तुम्ही को बुला लेंगे यहाँ पे, है कि नहीं है? चलिए देखिए कहता है यदि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। सही कि गलत है? सही बात है। अगर हमारे यहाँ 10,000 हम पहले देते थे एगो मिलके, अब हमारे यहाँ 7-7 गो है, तो बताओ प्रति व्यक्ति आय कमा कि नहीं कमा? एकदम कम गया, जिसका नकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय आय पर भी पड़ेगा और देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब बताओ कि हम 6-6 7 एक घर रहेगा और 100 घर में से 7,000 8,000 कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ करेगा, कोची में नौकरी करेगा, बेरोजगार रहेगा। सही बोल रहे ना जी, बोलो। चलो कहता अतः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के साथ ही जनसंख्या वृद्धि दर में कमी भी लानी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? साफ साफ कहता है कि प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ाइए, राष्ट्रीय आय आपका बढ़ेगा, लेकिन जनसंख्या को नियंत्रित रख के। ये ना कि हम 10,000 कमा रहे हैं और से हम समझ रहे हैं तो नहीं ना, कोई दिक्कत? चलिए ये प्रश्न आपको आने वाला है, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। कल हमको इसका लिखा हुआ भी चाहिए और साथ ही साथ याद भी चाहिए। हमको लगता है समझ तो सब जा रहे हो, बट एक होता है ना कि डिफिनेशन सिस्टमैटिक तरह से याद चाहिए, कि डिफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, है कि नहीं, उस तरह का याद भी चाहिए। चलो तो अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाबू कहता है कि राष्ट्रीय आय की धारणा हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। किस तरह से? 3 तरह से। एक होता है GDP, GNP, उसके बाद NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके बारे में बस आपको पता है कि राष्ट्रीय आय की धारणा को हम निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला कोची बाबू, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहता है कि एक वर्ष के अंदर, देश के अंदर एक वर्ष, मतलब कि किसी देश के अंदर एक वर्ष के अंदर में जितना भी उत्पादित वस्तु है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। आज सुन में अब कहता है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। आपको इसका फुल फॉर्म पूछ देगा बाबू, पूछा कि GDP का पूरा नाम बताइए। GDP, ठीक है। फिर क्या कोची, फिर GNP, उसके बाद NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। याद रहेगा ये सब, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो बाबू अब कहता बाबू कि कुल, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद 2016, 17, 29, 25, ये सब मिसप्रिंट हो गया है जी, ये सब हटा दीजिए। हाँ पूछ दिया है, पूछेगा ये सब मिसप्रिंट हो गया है।
देखिए हमसे पूछ रहा है कि जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एमवीवीआई प्रश्न है बाबू, 16-17 में लगातार पूछा गया है, मतलब कि एमवीवीआई प्रश्न है। कहता है उत्तर में किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं एवं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित होती है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, मतलब कि जीडीपी। अब सोचो, ये नहीं याद होता, समझिए कि एक वर्ष के अंदर में देश में जितना भी सेवा है या तो वस्तु उत्पादित होता है उसे क्या कहते हैं? या तो जीडीपी कहते हैं। मान के चलो कि हम आलू रोपते हैं, क्या रोपे? आलू। और जितना हमारा आलू प्राप्त होता है एक फसल में, वही हमारा क्या हो गया? जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? लिखा जाएगा ना? चलिए, कहता है कि ये क्या है? एनएनपी अथी जीएनपी गोस बाबू, ये था जीडीपी, ये जीडीपी, यहाँ पे जीएनपी है। जीएनपी कहते हैं, क्या है ये? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको भी समझ लीजिए, हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन समझ लीजिए। कहता है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे आपको पैसा उसा नहीं पता चलेगा, बस कितना उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन से कितना हमको पैसा प्राप्त हुआ है वो किस में देखेंगे हम लोग? जीएनपी में। किस में? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऐसा में तो बताइए जीडीपी में हम लोग क्या पैसा देखते हैं? नहीं, बस उसमें सेवा को और जो उत्पादित वस्तु है उसको देखते हैं। और जीएनपी में क्या देखते हैं? था वही सबके पैसा को यहाँ देखते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन मतलब कि जीएनपी तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अंतर। आपको ये सब है, इसमें अंतर, इस छोड़ दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। आए सुन में कोई दिक्कत नहीं ना, बस आप ऊपर वाला समझिए। कोई दिक्कत यहाँ तक है मनीष? समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न क्या है? ये आपके लायक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, जो है वही ना बताएंगे। देखिए कहता है बाबू कि राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए एवं इसकी गणना की प्रमुख विधियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2000 कितना में? 16 में और 23 में। ठीक है, चलो। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नहीं पढ़ा है? पहले पढ़ा दिए है। ये नहीं कहता कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। यहाँ से एक क्वेश्चन, और उसको कहते हैं इसकी गणना किस तरह से हो सकता है। आय सुन में तो ये समझ में आ गया आपको? राष्ट्रीय आय की अर्थ समझ में आया? अब आपको बताने वाले हैं कि इसका हम लोग किस तरह से पहचान कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि आजकल के नेता लोग को जानते हो बाबू, नेता की सैलरी 50,000, ठीक है, कोई विधायक ऐसा कि 50,000 60,000 सैलरी है, और उसके पास जानते हो पैसा कितना? 600 करोड़ 200 करोड़ कहाँ से आ गया? तो इस सब पर क्या बैठता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है। आए सुन में, इसलिए हम लोग का टैक्स लिया जाता है। टैक्स मान के चलो कि हम 20,000 कमा रहे हैं और हम एगो फरारी ले लिए, 20 लाख के फरारी, तो 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी 20 लाख के फरारी डेली एक आध दो कहाँ से ले रहा है? तो जरूर किसी न किसी उल्टा सीधा काम कर रहा है। आज सुन में यही होता है। हम कभी भी किसी का देखो, कोई अगर मान लीजिए कोई रास्ता पर चल रहा है, अब किसी आदमी एकदम घड़िया मोबाइल एकदम बढ़िया एकदम घड़ी पहन ले है, जूता मोजा पहन ले है, शर्ट ब्लेजर पहन ले है, आईफोन दो को रख ले है, पूरा गला में पहन ले है, उसको देखिए कह दोगे कि अमीर आदमी है। कौन है? अमीर। अब सोचो कितना कमाता होगा। अब तुम लोग को लगे ये तो चपरासी है, तो तुम लोग के दिमाग में ना चलेगा आई होती चपरासी है तो इतना महंगा सामान लाया कहाँ से है? इसका मतलब क्यों कुछ धांधली करता है, कोई ऊपर नीचे का काम करता होगा। और यही सब पर इनकम टैक्स का कुछ पड़ता है, छापा पड़ता है। तुम पर भी पड़ेगा मनीष। आज समझ में आया ना? चलो कोई दिक्कत नहीं ना? समझिए बाबू, इसको कितना तरह से हम लोग गिन सकते हैं।
तो उत्पादन गणना विधि गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो उनके उत्पादन गणना विधि कहते हैं। देखिए कहता है कि आय गणना विधि, मतलब कि आय गणना की मतलब कितना पैसा कमा रहे हैं हमारे पास कितना पैसा महीना में आ रहा है, उस आधार पर हमको कोई कह सकता है कि हम इतना अमीर है कि नहीं है। अब तुमसे कोई फ़ोन करके हाँ फलाना कितना कमा रहा है महीना के, तो है 20,000 कमा रहा होगा, तो आपके दिमाग में चल रहा हो अरे 20,000 कमाता हो कि कितना कमा लिया होगा अभी तक, है कि नहीं है। अब फिर जाके देखा और रे तेरी की दो गो फॉर्च्यूनर खड़ी कर ले है 20,000 कमाने वाला आदमी। हम फ़ोन पर तो कुछ और सुने थे, यहाँ तो कुछ और है कि नहीं है। तो मतलब सबसे पहले कोच कि हम लोग कितना पैसा महीना महीना कमा रहे हैं उस आधार पर भी हम लोग को पकड़ सकता है कि नहीं है। चलिए तो देखिए कहता है कि देश के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सही बात है कि झूठ बात है? सही बात है। हम लोग कितना, अगर मान हम 1,00,000 रुपये हमारा सैलरी है तो उसमें से हमको पैसा कटेगा, है कि नहीं है। जेकर 20,000 है उतना उसका कटेगा, तो जिसका जितना वेतन है उसी आधार पर ना उस राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, ठीक है। तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहा जाता है, याद रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए दूसरा कहता है व्यय गणना विधि, मतलब कि प्राप्त की गई आय व्यक्ति के अपने उपभोग, क्या है उपभोग मतलब खर्चा, क्या खर्चा के लिए व्यय के माप से किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यय गणना विधि कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई बिजनेसमैन के कोई निश्चित है कि कितना कमा सकता है एक महीना में? कभी कभी 2 लाख कमा लेगा, कभी कभी 4 लाख कमा लेगा, कभी कभी 20,000 पर उसको आफत हो जाएगा। और जिसमें 2 साल लॉकडाउन लग जाए तो उसको कुछ चलने वाला है नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि उसके खर्चा करने के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि वो कितना टैक्स देता होगा। आज सुन में अब कहता हूँ, देखिए कोची कि मूल्य योग विधि कहता है कि उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा की गए प्रयोग से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? मूल्य योग विधि कहते हैं। मतलब कि मान के चलो कि हम कोई खेती कर रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई सब उत्पादन कर रहे हैं सामान के, तो उससे भी तो हमारा टैक्स पड़ेगा। अब हमारा सामान बढ़ेगा तो हम टैक्स बढ़ाएंगे, सामान घटेगा तो टैक्स घटाएंगे, है कि नहीं है। अब कहता कुछ बाबू व्यावसायिक गणना विधि, व्यावसायिक आधार पर की गई गणना को व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। व्यावसायिक का मतलब क्या होता है बाबू? बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस, फैक्ट्री सब होता है, इस आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। अब जिस देश में खाली फैक्ट्री है ये है, तो उस देश का जीडीपी कम रहेगा, बहुत रहेगा? कितना रहेगा? बहुत रहेगा। अब सोचो ना जी कि बिहार में एक फैक्ट्री है बड़ा बड़ा, तो अति पिछड़ा बिहार 2800 राज्य में सबसे कम पिछड़ा बिहार कौन है? सबसे ज़्यादा पिछड़ा कौन है? बिहार है। इसमें एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के नाम पर है चीनी के, वो खत्म हो गया ना जी। जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हो रहा था तो सब लेके चल गया झारखंड, और यहाँ पड़ गया जानते हो कोची चीनी के मिल बच गया 2-4 को, और वो सब बंद हो गया। चीनी मिल जाके थारी पर आता है, वो सब क्या हो गया? बंद हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू। और यह हमारा है सबसे अंतिम प्रश्न, और यह आपके लिए और मेरे तरफ से आपके लिए ये है। मतलब कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बताओ कोई क्या है कि भी है गधा कहीं का सब पढ़ता है भी, ऐसे होता है भी में कोई पोछी नहीं निकलता है, यू में पोछी निकलता है इससे, लेकिन भी में कोई पोछी नहीं निकलता है। अगर दोनों दाने पोछी निकले उसे म्यू कहते हैं। कुछ कहते हैं म्यू 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 आज में से कुछ कहते हैं म्यू कहते हैं। चलिए तो कहता है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में हमको अंतर बताना है। क्या बताना है बाबू? अंतर। तो सोचिए कहता है कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय आर्थ को देश की जनसंख्या आय होगा बाबू, यहाँ पे आय होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले इसका डिफिनेशन ये है,
है कि नहीं है? सबसे पहले क्या इसका है? डिफिनेशन है। तो चलो अब राष्ट्रीय आय क्या है? एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका भी क्या है? एक डिफिनेशन है। आपसे कभी भी कोई अंतर पूछे ना तो आंख बंद करके एगो डिफिनेशन दे दो उसका। सबसे पहले एगो डिफिनेशन, ठीक है? क्या करना है? डिफिनेशन दोनों के। फिर कहता है प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर निकलता है। स्थिर मूल्य पर निकलता है। प्रति व्यक्ति आय जो है ना स्थिर मूल्य पर निकलता है। समझ में आया? ये ना कि स्थिर मूल्य का मतलब समझो कि मान के चलो कि अगर हम कोई बिस्कुट लेते हैं तो गांव में देखते हो, अच्छा सोचो ना जी, तुम लोग सोचो, तो बाजार कर जाता है तो सब्जी लेके जाता होगा, उसके पास लौका 3 रुपये 10 रुपये के है, उसके पास 12 रुपये के है, उसके पास 8 रुपये के है, और कमे दाम में बेच ले है, वो बेसी दाम में बेच ले है, तो वैसे ना लियागा। कोई स्थिर मूल्य लियाता है कि इतने पर फिक्स है, इतने पर फिक्स है। आपका इच्छा है बढ़ा के बेचिए या तो आप घटा के बेचिए। ऐसा में स्थिर मूल्य पर क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय निकलता है। स्थिर मूल्य समझ में आया ना? चलो फिर कहता राष्ट्रीय आय कौन सी है? लागत मूल्य पर निकलता है। लागत मूल्य पर निकलता है। फिर कहता जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है। सही बात है कि नहीं बात है? जनसंख्या जितने बढ़ेगा, ऐसे तो ना है कि तुरंत जन्म लेते के साथ कमाई चल गया, उसको 20 साल लगेगा कुछ करे में कमाए जाए में। तो बताइए प्रति व्यक्ति आय जब तक घटने न रहेगा, है कि नहीं है? चलिए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन इसमें क्या होती है? कम जाती है। ऐसा में अब सोचो कैसे बाबू, अब कोई गरीब के यहाँ आखिरकार सोचो कि ज़्यादा जनसंख्या किसके यहाँ रहता है? जिसके यहाँ पैसा नहीं। और कम जनसंख्या किसके यहाँ? अमीर के यहाँ। किसके यहाँ? अमीर के यहाँ होता है। तो आखिरकार टैक्स तो दोनों दे रहा है भारत को, सरकार को टैक्स तो दोनों दे रहा है, लेकिन बेसिक कौन दे रहा है? वो दे रहा है कि नहीं? वो दे रहा है। इसीलिए हमारा राष्ट्रीय आय में इंक्रीजमेंट हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। आय सुन में फिर कहता प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर देश के आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। मतलब कि अगर हमारा भारत का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब भारत के लोग जो हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उनका जीवन अच्छा से कटेगा नहीं कटेगा? एकदम कटेगा। फिर कहता कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर देश के खास लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। खास मतलब कि जो ज़्यादा पैसा देता है, जो जैसे में अंबानी हो गया, अडानी हो गया, टाटा, ये सब हो गया, ये सब के है कि नहीं? खास लोग हैं चुने चुने। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देश में आर्थिक विकास को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देश के आर्थिक विकास को क्या करता है? दर्शाता है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय कुछ है जी? कुछ नहीं। 200-300 रुपये, 300 रुपये, 400, 300 से ज़्यादा कोई का ना होगा। 200 से बेसी किसी का ना होगा। बिहार के आर्थिक आय 200 रुपये ज़्यादा ना होगा। हाँ, रोज के। अरे एक घर में एगो मान लो कि मजदूरा है तो 4 गो कराई खाए वाला, तो 300 का मार 4/3 करो, कितना होगा? 60 रुपया और 70 रुपया एक व्यक्ति के। तो इसी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा भारत के अति बिहार के आर्थिक प्रति व्यक्ति आय। फिर कहता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की आर्थिक वृद्धि में दर्शाता है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो हमको उम्मीद है कि आपको इस पूरा के पूरा क्या हो गया? समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास टुमारो।